बहुत से सेल्समैन अपने कस्टमर को बेवकूफ या पागल समझते हैं क्योंकि दिन भर वो ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो उनका टाइम खराब करने के लिए आते हैं, और कुछ कस्टमर तो बस इसलिए शोरूम या दुकान पर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और काम नहीं होता और वो बिना कुछ लिए वहां से चले जाते हैं। ऐसे में आपको इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आप सिर्फ एक जरूरतमंद इंसान को सामान बेच सकते हैं, हर किसी को नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, आप चाहे किसी के लिए भी काम करते हो, चाहे आप कुछ भी बेचते हो, ये आपका बिजनेस है और आप इसे जितना बेहतर बनाते हैं और टाइम देते हैं, आपके उतने ही ज्यादा कस्टमर्स बनेंगे। ऑथर कहते हैं कि लॉजिक के कंपैरिजन में फीलिंग के जरिए ज्यादा चीजें खरीदी जाती हैं। समझो कि हर इंसान जिससे आप मिलते हैं उसकी नेक पर एक साइन है जिसमें लिखा है मुझको इम्पोर्टेंट फील कराओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेल्स में ही नहीं लाइफ में भी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुक हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी के बारे में, जिसे फेमस मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपर्ट जॉय जेरार्ड ने लिखा है। ये नॉलेजेबल बुक समरी सेल्स में जॉय जेरार्ड के एक सक्सेसफुल करियर से वैल्यूएबल लेसन्स के बारे में सिखाती है, जहां वो कस्टमर के साथ मजबूत रिलेशन बनाने और हमेशा उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए एफर्ट करने में विश्वास करते थे। और ऐसा करके आप इसमें जानेंगे कि कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाया जाए। एक बार एक कस्टमर ऑथर के पास कार खरीदने के लिए आया और वो किसी फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार करने वाली कंपनी का ऑर्गेनाइजर था। तो ऑथर ने उससे पूछा कि किसी भी इंसान के अंतिम संस्कार में कितने लोग आते हैं, तो उसने जवाब दिया एवरेज 250 लोग आते हैं। एक बार ऑथर अपनी वाइफ के साथ अपने रिलेटिव की शादी में गए थे। वहाँ पर रिसेप्शन पर उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई जो केटरिंग का मैनेजर था, और ऑथर ने उससे पूछा कि शादी में कितने लोग आते हैं, तो उसने कहा कि एक आम इंसान की शादी में लगभग 500 लोग आते हैं। मतलब हर शादी में लड़कों वालों की तरफ से लगभग 250 लोग और लड़की वालों की तरफ से भी इतने ही लोग आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ऑथर क्या बताना चाहते हैं। एक आम इंसान अपनी लाइफ में लगभग 250 लोगों को जानता है, यानी कि इतने लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता है, इन लोगों को वो इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि शादी से लेकर अंतिम संस्कार में इनवाइट करता है। और अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो ये नंबर इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। अब एज अ सेल्समैन आपको ये रूल जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपका मूड खराब करता है, इस वजह से आप उससे खराब बिहेव करते हैं और वो दुखी हो जाता है। हो सकता है आप सोचते हो कि एक कस्टमर अगर दुखी भी हो गया या नाराज भी हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात याद रखें कि वो इंसान उसकी लाइफ में उन 250 लोगों से कभी न कभी जरूर मिलेगा, और जब भी मिलेगा आपकी बातें भी करेगा। इससे उस इंसान से जुड़े ये 250 लोग जो शायद आपके कस्टमर बन सकते थे, वो अब कभी भी आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। अगर आप एक कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देकर सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपकी बात इन 250 लोगों से करेगा, और हो सकता है वो भी आपके कस्टमर कभी न कभी बन जाएं। इसलिए हर कस्टमर को एक वैल्यूएबल कस्टमर की तरह ट्रीट करें। इन सभी सेल्स सीक्रेट को हम मल्टीपल पार्ट्स में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से देखें। और अगर आप सेल्स में जॉब करते हैं या कभी सेल्स वाली प्रोफाइल में रहे हैं या रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस बुक समरी में वो सारे सीक्रेट बताए गए हैं जो एक पॉसिबली सेल्स में कोई भी इंसान फेस कर सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अनजान लोगों को किस तरह से अपना कस्टमर बनाएं। जब भी कोई सेल्समैन सेल्स के काम को ज्वाइन करता है, कोई सामान बेचना शुरू करता है, चाहे वो कार बेचना हो या इंश्योरेंस बेचना या कोई और प्रोडक्ट या सर्विस बेचना हो, शुरू में 2 पीस बेचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। शुरू में तो 2 चीजें आराम से बेच देता है। सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट खुद के लिए खरीद लेता है और 2-3 प्रोडक्ट अपने रिलेटिव या दोस्तों को बेच देता है। असल में सही सेल्समैन की पहचान तब होती है जब वो 3 प्रोडक्ट से ज्यादा बेच देता है। 3 प्रोडक्ट बेचने के बाद वो प्रोडक्ट बेच पा रहा है या नहीं, इसके ऊपर ही सही सेल्समैन की पहचान होती है। जो लोग आपको हेल्प करने के लिए आपसे सामान खरीदते हैं, जब वो लोग खत्म हो जाते हैं, उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर आपको अनजान लोगों के पास जाना होता है। इस टाइम एक अनजान इंसान को आप अपना कस्टमर कैसे बनाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी सवाल के जवाब की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान के लोग खत्म हो गए हैं, तो सबसे पहली चीज तो उन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसमें वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप मिलते रहते हैं, जैसे वो लोग जिन्हें आप बिल की पेमेंट करते हैं, जैसे ग्रोसरी वाला, जिस इंसान से आप पेट्रोल भरवाते हैं, या फिर वो इंसान जिससे आप कपड़े खरीदते हैं। यानी कि ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको कुछ न कुछ बेचते हैं, तो इनसे कांटेक्ट करके अपना सामान ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है फोन पर कैसे भेजें। बहुत बार कोई सेल्समैन कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उनको ऐसे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट थमा दी जाती है जिसमें से लगभग किसी भी इंसान को आप जानते तक नहीं हैं। इस वजह से रियलिटी में उस लिस्ट में से 99% लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि आप जो बेचने वाले हैं वो पहले तो आपसे बात नहीं करना चाहते, उसका आपसे बात करने का मूड नहीं होता और झटके से वो फोन रख देते हैं। सबसे पहली बात है, फोन पर कोई अनजान इंसान आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपसे बात करे, उसके लिए एक चीज की जरूरत होती है और वो है रेफरेंस। बिना रेफरेंस के कोई भी इंसान बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता।
ऑथर उनका खुद का तरीका बताते हैं कि किस तरह से अनजान लोगों को भी वो बहुत अच्छे से फोन पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ऑथर को जब कोई लिस्ट मिलती तो उस इंसान के घर पर वो फोन करते और उनकी मिसेस फोन उठाती तो कहते हैं, मैं जॉय कार सेल्समैन एक कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपने जो कार ऑर्डर की थी वो बिल्कुल तैयार है, आप इसे लेने के लिए कब आ रहे हैं? तो वो लेडी ये बात सुनकर हैरानी से कहती है कि हमने तो कोई कार ऑर्डर ही नहीं की थी। इस पर जॉय किसी भी इंसान का नाम लेते हैं और कहते हैं, क्या ये उनका घर है? तो लेडी कहती है, नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम तो कुछ और है। जैसे मान लो उसने कहा मेरे हस्बैंड का नाम स्टीवन है। वो कहते हैं, अच्छा सॉरी, हमने गलती से आपको फोन कर दिया। लेकिन ऑथर उसको फोन रखने से पहले ही कुछ इस तरह की बातें पूछते हैं, क्या आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? फिर वो लेडी कहती है, नहीं, हमें कोई कार खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड इसके बारे में देखते रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर खरीदने का कोई प्लान होगा तो वो आपको बता सकते हैं। अब जॉय को वो चीज मिलनी शुरू हो गई जिनकी उन्हें जरूरत थी, यानी कि रेफरेंस। ऑथर उस लेडी से उसके हस्बैंड का नाम और डिटेल पूछ लेते हैं, उनको फोन कब करना चाहिए ये भी पूछ लेते हैं, और उसके बाद उनके हस्बैंड को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आपकी वाइफ से मेरी बात हुई है, मैं कार सेल्समैन बात कर रहा हूँ, क्या आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अब क्योंकि उस इंसान से बात की शुरुआत में रेफरेंस में उनकी वाइफ का नाम लिया गया था, इसलिए वो ऑथर से बात करता है और कहता है कि अभी तो मेरा कार खरीदने का कोई प्लान नहीं है। तो ऑथर उससे पूछते हैं, अच्छा तो आप कब की प्लानिंग कर रहे हैं? मान लो वो कहता है कि 6 महीने बाद। ये सारी डिटेल और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑथर उसे एक फाइल में डिटेल में लिख लेते हैं और 6 महीने बाद उसे दोबारा से फोन करते हैं और एक इंटरेस्टेड कस्टमर बना लेते हैं। इस तरह आप भी फोन पर बात करके एक अनजान इंसान को अपना कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन जॉय कहते हैं, आपको कस्टमर को फंसाना नहीं है, किसी तरह से चीट नहीं करना है, बस इस तरह सही तरीके से आपका प्रोडक्ट और आप लोगों तक पहुंचने चाहिए ताकि और भी लोग आप तक पहुंच सकें। अनजान लोगों को कस्टमर बनाने का अगला तरीका है लेटर भेजना, या आज के टेक्नोलॉजी एरा में बात करें तो ईमेल करना। बहुत सारे सेल्समैन कस्टमर को लेटर या मेल तो भेजते हैं, लेकिन उसमें पूरा ऐड होता है, उनके काम के बारे में प्रोसेस होते हैं और टेम्पलेट्स होते हैं। इस तरह के लेटर जब किसी को मिलते हैं तो ज्यादातर टाइम वो उसे पढ़ते भी नहीं है, बल्कि डस्टबिन में फेंक देते हैं या डिलीट कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके पहली बात तो आपको कस्टमर को मेल भेजना चाहिए। भेजते टाइम ये पक्का करने के लिए कि वो उसे पढ़े। ऑथर अपना तरीका बताते हैं जिसे वो खुद भी यूज किया करते थे। वो कहते हैं कि अपनी मेल के जरिए प्रोस्पेक्ट को कुछ खरीदने के लिए फोर्स ना करें, बल्कि अपनी हर अलग अलग ईमेल में उनको किसी प्रॉब्लम के बारे में या उसके सॉल्यूशन पर बात करें। टाइम टाइम पर फेस्टिवल्स और उनकी लाइफ के स्पेशल डेज जैसे बर्थडे पर सेलिब्रेशन मैसेज भेज दें। ऑथर इस तरह से हर कस्टमर को साल में 12 बार ईमेल करते हैं। हर महीने के किसी एक स्पेशल दिन पर मेल कर देते हैं। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बस उस दिन को विश करने वाली बातें उसमें लिख देते हैं। इस टेक्निक से महीने में एक बार मतलब एक साल में 12 बार उस कस्टमर के पास जॉय का मेल जाता है और हर महीने में हर एक बार जॉय का जिक्र वहाँ पर होता होगा। इस तरह से उन लोगों को पूरी तरह से पता चल जाता कि जॉय जेरार्ड कौन है और वो क्या काम करते हैं। अगला तरीका है विजिटिंग कार्ड का। ये नए लोगों तक पहुंचने के लिए और उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए जो जॉय कहते हैं, आपको अपना विजिटिंग कार्ड हमेशा अपने पास रखना है और जो भी आपसे मिलने आता है उसके हाथ में अपना कार्ड थमा दे। ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका विजिटिंग कार्ड पहुंचे, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि आप कौन हैं और क्या बेचते हैं। ऑथर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो जब भी कोई फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते और जब कोई गोल होता तो लोग खुशी से उठते और तालियां बजाते हुए झूमते हैं। उसी वक्त ऑथर एक मुट्ठी भर के अपने विजिटिंग कार्ड को उस भीड़ में उछाल देते और इस तरह से उस खुशी के मौके पर उनके कार्ड भी उस भीड़ में छा जाते और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते थे। अब हमें ये समझना होगा कि कस्टमर को विनर कैसे बनाया जाए। ध्यान रखें, आप सिर्फ किसी नीडी इंसान को ही कुछ बेच सकते हैं, हर किसी को नहीं। बहुत से सेल्समैन अपने कस्टमर को बेवकूफ या पागल समझते हैं, क्योंकि दिन भर वो ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो उनका टाइम खराब करने के लिए आते हैं, और कुछ कस्टमर तो बस इसलिए शोरूम या दुकान पर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और काम नहीं होता और वो बिना कुछ लिए वहां से चले जाते हैं। इसलिए बहुत से सेल्समैन अपने कस्टमर को पागल या फिर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन अपने कस्टमर के बारे में ऐसा सोचना सही बात नहीं है, क्योंकि कस्टमर भी हमारे जैसे ही होते हैं। ऑथर कहते हैं कि कार खरीदने वाले मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए होते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई कस्टमर टीवी, फ्रिज या फिर कार लेने के लिए आपके शोरूम में आता है तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि लोग सेल्समैन को एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो आते ही कहते हैं कि वो बस देखने के लिए आए हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर डर और अविश्वास भरा होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि हाँ लेना है तो ये सेल्समैन कुछ भी करके बस मुझे अपना सामान बेच देगा, मुझे देखने या समझने का मौका ही नहीं देगा। कई बार आपको ऐसे भी कस्टमर मिले होंगे जो आपको थोड़े पैसे देकर गए होंगे लेकिन कभी भी लौटकर नहीं आए। ऐसा अक्सर तब होता है जब सेल्समैन उस कस्टमर को पागल या बेवकूफ समझने की कोशिश करता है।
इसलिए कस्टमर को लगता है कि ये सेल्समैन मुझे बस बेचने की कोशिश कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम और जरूरत को समझ ही नहीं रहा है, इसलिए कुछ पैसे देकर इसे पीछे छुड़ाना बेहतर है। और इस तरह वो सेल्समैन अपने पोटेंशियल कस्टमर को खो देता है। ऐसे में आपको इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आप सिर्फ एक जरूरतमंद इंसान को सामान बेच सकते हैं, हर किसी को नहीं। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी वर्किंग लाइफ में हर दिन जो करते हैं वो एक तरह की लड़ाई होती है, क्योंकि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हमें अपना दुश्मन समझते हुए हमारी शॉप या शोरूम में आते हैं। वो सोचते हैं कि सेल्समैन उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं और दूसरी तरफ सेल्समैन सोचते हैं कि वो कस्टमर उनका टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। इस तरह से दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर इस सिचुएशन को ठीक किए बिना यहीं पर छोड़ दिया जाए तो दोनों हमेशा एक दूसरे को अपना दुश्मन समझेंगे, एक दूसरे से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सामान बेचने से आप दोनों इस लड़ाई में हार जाएंगे। इसलिए ऐसा करने के बजाय आपको एक सेल्समैन के तौर पर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस वजह से परेशान है। उसके साथ बातचीत करके उसकी परेशानी के बारे में पता लगा के न सिर्फ आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं बल्कि अपने और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन भी बना सकते हैं। अगर आप इस सही तरीके से अपना सामान बेचते हैं तो दोनों को फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके लिए वो आया था और आपको वो कमीशन मिल जाता है जो आप चाहते हैं। इसलिए कस्टमर को महसूस कराएं कि उसने जो पैसा और टाइम खर्च किया है उसके बदले में उसे ज्यादा वैल्यू मिली है और इस लड़ाई में जीत उसकी हुई है। कोशिश करें कि आपके शोरूम या फिर दुकान में आते टाइम कस्टमर चाहे जो भी सोचे, लेकिन बाहर जाते टाइम कस्टमर खुद को एक समझदार कस्टमर की तरह देखे और आपको अपना दोस्त माने। अब आपको गॉसिप क्लब का हिस्सा बनने से बचना होगा। आप जितने ज्यादा कस्टमर से बात करेंगे आपकी सेल्स उतनी ही बढ़ेगी। ये बहुत सिंपल सा रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है तो आप अपनी कंपनी के कस्टमर का पुराना डेटा यूज करके क्लाइंट से बात कर सकते हैं, या फिर आप टेलीफोन डायरेक्टरी का यूज करके उन लोगों से बात कर सकते हैं, जैसा कि ऑथर ने किया था। जब उन्होंने पहली बार कार बेचना शुरू किया तो कस्टमर के आने का इंतजार करने की बजाय खुद कस्टमर को अपने पास बुलाने के तरीके ढूंढे, जिससे कस्टमर उनके नाम से उन्हें ढूंढते हुए आते थे। इसकी शुरुआत उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड नंबर से की, क्योंकि उनके पास कोई प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं थी और न ही कस्टमर का कोई डेटा अवेलेबल था। तो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी को ही अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लिया और वहीं से शुरुआत की। ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी गॉसिप क्लब का हिस्सा ना बने। गॉसिप क्लब यानी कि कंपनी या टीम के वो लोग जो अपने काम को पूरा करने पर ध्यान देने की बजाय फिजूल की बातों में लगे रहते हैं, उनके क्लब का हिस्सा ना बने। हर एक कंपनी में कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जहाँ पर सभी सेल्समैन मिलकर बातचीत करने में अपना कीमती टाइम खराब करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको ज्यादा सेल्स करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, आप चाहे किसी के लिए भी काम करते हो, चाहे आप कुछ भी बेचते हो, ये आपका बिजनेस है और आप इसे जितना बेहतर बनाते हैं और टाइम देते हैं आपके उतने ही ज्यादा कस्टमर्स बनेंगे। लेकिन जितना ज्यादा टाइम आप गॉसिप करने में गुजारते हैं उतने टाइम की कीमत आपको पैसों में चुकानी पड़ती है। सच्चाई ये है कि आप दोस्तों के साथ टाइम गुजार कर या फिर हंसी मजाक करके पैसे नहीं बना सकते। इसलिए आज ही गॉसिप क्लब से धीरे धीरे बाहर निकलने का डिसीजन ले और नए कस्टमर को ढूंढने के लिए कॉलिंग करना, डायरेक्ट मेल भेजना अभी से शुरू कर दें। कोई भी तरीका तब काम करता है जब उसे बार बार किया जाए। हो सकता है कि ऐसा करने से आपको शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ऐसा करने से क्लाइंट मिलने की पॉसिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको ये समझना होगा कि खुशबू को कैसे बेचना है। मुझे आज तक वो फीलिंग याद है जब मैंने पहली बार मर्सिडीज चलाई थी। जब पहली बार मैंने मर्सिडीज कार चलाई तो वो मेरी कार नहीं थी, बल्कि मैं तो अपने दोस्त के साथ उसकी कार देखने के लिए शोरूम गया था। तो बस ऐसे ही मुझे मर्सिडीज कार बहुत पसंद थी। हालांकि उस टाइम मेरे पास इसे लेने का बजट नहीं था, लेकिन मेरे मन में था यार एक दिन मुझे कार लेनी है। तो मैंने उस कार की टेस्ट ड्राइव करके उसे पहली बार चलाया। उस दिन के बाद से कार चलाते हुए वो फीलिंग मैं भूल नहीं पाया और कुछ महीने पहले जैसे ही बजट बना उन्हीं फीलिंग्स ने मुझे मर्सिडीज कार लेने के लिए इंस्पायर किया और हम वही कार ले आए। इस ट्रिक को आप सेल्स करते टाइम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जब आप कार के अलावा कोई दूसरी चीज बेच रहे हो तो हो सकता है कि ये बिल्कुल वैसा ना हो। जैसे आप एक आदमी को लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप उसे स्मेल करने या गाड़ी चलाने की तरह कुछ दे सके, लेकिन उसे एक कंडीशन बताकर जिसमें उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को इंश्योरेंस क्लेम का सपोर्ट मिलेगा। आप उसे इसके फायदे को एक्सपीरियंस करने का मौका दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई सेल्समैन किसी आदमी को पहले चेक करवाए बिना कोड बेच सकता है? इसलिए आप जो भी सामान बेचें ये पक्का करें कि आपने उसे कार में बिठाया है, यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस दिया है। ऑथर कहते हैं वो हमेशा से ऐसा करते हैं। ये तरीका कस्टमर में सामान को अपने पास रखने की चाहत पैदा करता है और अगर आप उस टाइम सेल्स ना भी कर पाए तो आपके पास कस्टमर को कुछ दिन बाद वापस पाने का एक मौका होगा।
क्योंकि जब उसे फिर से अपनी उस टेस्ट की फीलिंग का एक्सपीरियंस होगा तो वो खरीदने आएगा और आपकी सेल्स हो जाएगी। जॉय जेरार्ड जब कार सेल्समैन का काम करते थे तब किसी आदमी को नई कार में बिठाते तो उससे कुछ नहीं कहते, बस उसे इसे चलाने देते। आपको सेल्स स्पेशलिस्ट से सुनेंगे कि ये टाइम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की सभी क्वालिटीज को बताकर बेचने का है, लेकिन जॉय इस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने पाया कि वो जितनी कम बात करते हैं कस्टमर उतना ही ज्यादा कार को स्मेल और महसूस करता है और उसके बारे में खुद से बात करना शुरू कर देता है। और ऑथर या हर सेल्समैन चाहता है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को स्मेल करे, फील करे और उसके बारे में बात करे, क्योंकि सेल्समैन जानना चाहता है कि कस्टमर को क्या पसंद है और उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। ऑथर चाहते हैं कि वो उन्हें ये बताकर कि वो कहाँ काम करता है और अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता है, उससे एक बॉन्ड बनाने और बात को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करे। कई बार जब आपके कस्टमर टेस्ट ड्राइव के दौरान सीट पर बैठे होते हैं तो कस्टमर आपको वो सब कुछ बताएगा जो आपको उसे बेचने के लिए चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए उसे फ्री होकर गाड़ी चलाने दें। जब आप किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ हर तरह के मोबाइल, टीवी या कई सामान टेस्ट करने के लिए लगे रहते हैं, जिन्हें आप जब चाहे टेस्ट करके देख सकते हैं। एक दो बार जाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, फिर आखिर में उस सामान को खरीद ही लेते हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेचते हैं, उन तरीकों की तलाश करें जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सके। यहाँ जरूरी बात ये पक्का करना है कि आपका पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि वो लोग जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, वो इस प्रेजेंटेशन में हिस्सा ले सके। अगर आप उनकी सेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप उनकी फीलिंग को भी अट्रैक्ट कर रही हैं। ऑथर कहते हैं कि लॉजिक के कंपैरिजन में फीलिंग के जरिए ज्यादा चीजें खरीदी जाती हैं। इसलिए एक बार जब पोटेंशियल कस्टमर गाड़ी चला रहा हो तो शायद वो आपसे पूछेगा कि उसे कहाँ जाना चाहिए। इस टाइम ऑथर हमेशा कहते हैं जहाँ आपका मन करे वहाँ चल लेते हैं। अगर कस्टमर पड़ोस में रहता है तो उसे घर के पास गाड़ी चलाने का सजेशन देते हैं। घर के पास से जाने पर वो इसे अपनी वाइफ और बच्चों को दिखाता। हो सकता है कोई पड़ोसी बरामदे में हो, और एज अ सेल्समैन ऑथर भी यही चाहते हैं कि हर कोई उस कस्टमर को नई कार चलाते हुए देखे और उसे ऐसा महसूस हो कि उसने वो कार खरीदी है और वो उसका शो ऑफ कर रहा है। इससे उसके लिए तुरंत कार खरीदने का डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जिस चीज का दिखावा कर देते हैं हम चाहते हैं कि वो चीज हमारे पास हो। अगर टेस्ट ड्राइव में कस्टमर कार को बहुत दूर ले जाना चाहे तो वो उसे ये कहकर मना नहीं करते कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि वो जितनी चाहे उतनी कार चलाने का मौका देते हैं। क्योंकि अगर वो सोचता है कि उसने कुछ बहुत ज्यादा ही चला लिया है तो इससे उसके अंदर ऑथर के लिए एक थैंकफुल की फीलिंग आ जाएगी और अब वो उनकी बात को मानना चाहेगा, यानी कि कार खरीदने के लिए जल्दी मना नहीं कर पाएगा। और एक सेल्समैन होने के नाते आप भी यही चाहते हैं कि आपका सामान बिके। अब आपको ये समझना है कि ईमानदारी का समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें। ऑथर कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उनका मतलब बिल्कुल यही है कि ये एक अच्छी पॉलिसी है जिसका एक सेल्समैन होने के नाते आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखें, ये एक पॉलिसी है, कोई लॉ या रूल नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसे आप अपने काम के हिसाब से तब मॉडिफाई कर सकते हैं। बेशक सच बताना आमतौर पर अच्छा होता है, खासकर अगर ये किसी ऐसी चीज के बारे में कस्टमर को समझा रही हो जिसे कस्टमर बाद में चेक कर सकता है। जैसे अगर आप एक कार बेच रहे हैं तो ऑनेस्ट पॉलिसी यही है कि अगर कार में 8 सिलेंडर हैं तो उतने ही बताएं, अगर 6 हैं तो 6 बताएं। क्योंकि अगर आपने झूठ कहा और उसने गाड़ी के डिस्ट्रीब्यूटर कैप से निकलने वाले तारों को गिना तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे और अब वो आपके इस झूठ को अपने नजदीकी 250 से ज्यादा लोगों के सामने बताएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है जब आपको आधा सच ही बताना होता है और यूं कहें कि इतने की ही जरूरत होती है। जैसे ऑथर अपने बारे में बताते हैं, जब वो कार सेल्समैन का काम करते थे, मान लीजिए कि एक पॉसिबल प्रोस्पेक्ट मुझे फोन करता है और मुझसे पूछता है कि क्या मेरे पास एक मॉडल या इस तरह की कार मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि ऑथर उसे क्या बताते थे? आपने बिल्कुल सही सोचा, हाँ मिल जाएगी, मेरे पास इससे रिलेटेड और भी मॉडल्स हैं जिन्हें आप आज ही ले सकते हैं। अब हो सकता है वो शायद सच कह रही हूँ या नहीं, क्योंकि जब उन्हें इस तरह की कॉल आती है तो वो पहले इन्वेंट्री फाइल नहीं देखते। वो चाहते हैं कि वो आदमी शोरूम के अंदर आए। पॉसिबिलिटी होती है कि उनके पास कार मिल जाए, क्योंकि शोरूम में कई सारी कार्स होती हैं, या अगर उनके पास वो मॉडल नहीं है तो वो इसे बहुत ही जल्दी दूसरे नजदीकी शोरूम से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि शोरूम वालों के पास अपने अपने एरिया में दूसरे डीलर्स के साथ एक सिस्टम बटा होता है जहाँ वो उनके साथ कारों का इस तरह से लेन देन कर सकते हैं ताकि वो सभी एक साथ मिलकर एक पूल में काम कर सके। इस तरह की सिचुएशन में आपको इतना ही सच कहने की जरूरत होती है ताकि बस कस्टमर आ जाए। थैंक यू दोस्तों, तो ये थी हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी बुक की समरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। हर कस्टमर कम से कम 250 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए हर कस्टमर को इस तरह से ट्रीट करे ताकि वो आपके बारे में उन 250 लोगों से पॉजिटिव बात करे। अनजान लोगों को कस्टमर बनाने के लिए उनको कॉल करे, मेल भेजे या ऑफलाइन अपने बिजनेस कार्ड लोगों को दे ताकि वो आपके बारे में जान सके कि आप क्या काम करते हैं
और जरूरत पड़ने पर आपसे खरीदने आ सके। अपने कस्टमर की जरूरत को पूरा करने और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान दें और इस बात का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को सेल करें। इससे कस्टमर को एक विनर की तरह महसूस होता है। गॉसिप क्लब का हिस्सा बनने से बचें और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल लोगों तक पहुंचने पर ध्यान दें। कस्टमर को टेस्ट करने का मौका देकर अपने प्रोडक्ट की खुशबू बेचें, इससे सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सेल्स पर और भी किताबों की समरी बनाएं तो आप उस किताब का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं ताकि हम जल्द से जल्द उस बुक समरी को बनाकर आपको दे सके। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सेल्स में काम करता है या आपकी कोई सेल्स की टीम है तो पूरी टीम के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।